हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। बेसिकली आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, आज से हम कैपिटल गेन के ये डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली ये टॉपिक लास्ट 2 एग्जामिनेशन से अगर बात करें तो 10 मार्क्स के लिए कंपलसरी इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार एग्ज़ाम जो होने वाली है, हमारी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, तो आप इस बार भी 10 मार्क्स या 12 मार्क्स के क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में आप पकड़ के चलो। सो गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको समझना और बहुत इजी टॉपिक है। सो गाइज, आज से मैं टोटल इसके आपको टोटल जो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ, और टोटल 8 लेक्चर रहेंगे। ओके, और ड्यूरेशन जो रहेगा अराउंड 60 मिनट्स ईच लेक्चर। सो गाइज, आज से मैं आपको टोटल 8 लेक्चर कैपिटल गेन पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए, बेसिकली कैपिटल गेन को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल असेट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कैपिटल असेट कौन सी होती है और कैपिटल असेट का मीनिंग क्या होता है, तो ये मीनिंग दिया है। देखो, एज पर सेक्शन 45 प्रॉफिट और गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शॉल बी चार्जेबल अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन। जो भी आप एसेट ट्रांसफर करोगे, क्या ट्रांसफर करोगे? प्रॉफिट और गेन अराइज ऑफ कैपिटल असेट। जो भी आप कैपिटल असेट ट्रांसफर करते हो तो उस पर जो आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। सर सुनो मेरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कैपिटल असेट की, तो वो कौन सी कैपिटल असेट होती है? अगर मैंने लैंड बेची, मैंने बिल्डिंग बेची, मैंने किस लैंड बिल्डिंग के साथ साथ मैंने फैक्ट्री की कोई मशीनरी बेची, वो भी क्या मेरी कैपिटल असेट है? बिल्कुल असेट है। और इसको यहाँ पर डेफिनेशन में सेग्रीगेट किया है, वो एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, टैक्स पॉइंट दिया है यहाँ पर। टैक्स पॉइंट में ये लिखा है देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट, जो कि इस एक्ट में कवर होनी चाहिए एज अ कैपिटल असेट। दूसरा, एसएससी ट्रांसफर सच असेट, जो असेट है वो ट्रांसफर होनी चाहिए, एसएससी ने ट्रांसफर करनी चाहिए। एंड तीसरा, देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन इंक्लूडिंग निगेटिव प्रॉफिट और गेन और सच ट्रांसफर। वहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है या गेन भी हो सकता है, और गेन भी हो सकता है। उसको निगेटिव प्रॉफिट इंक्लूड्स, अगर हम अकाउंटिंग का रूल, तो प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस भी कवर किया जाता है, तो दोनों भी हो सकते हैं। ये भी यहाँ पर तो टैक्स पॉइंट क्या बोलता है कि यार देखो, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट। आप अगर कैपिटल गेन की बात करते हो तो आपकी कैपिटल असेट होनी चाहिए। उसके साथ साथ द एसएससी ट्रांसफर सच असेट, एसएससी ने वो असेट को ट्रांसफर करना चाहिए। एंड थर्ड वन, देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन का मतलब भी समझ। ट्रांसफर असेट शुड बी कैपिटल असेट एट टाइम टू ट्रांसफर। जो भी है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। अब बेसिक चार्ज जो पॉइंट 8.1 है, उसको हम बेसिक चार्ज बोलते हैं। वो बेसिक चार्ज मतलब क्या होता है कि टैक्स कब लगता है। देखो, कैपिटल गेन शॉल बी टैक्सेबल प्रीवियस ईयर इन विच असेट ट्रांसफर। सर, ये प्रीवियस ईयर का मीनिंग हमने बेसिक में देखा था। देखो, प्रीवियस ईयर मतलब क्या हो रहा है, अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 2021 असेसमेंट ईयर। तो ये जो 2019-20 होता है, ये होता है आपका प्रीवियस ईयर। सर, इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर आल्सो 2019-20। फाइनेंशियल ईयर मतलब यहाँ पर जो फाइनेंशियल चेंजेस है, फाइनेंशियल एक्ट इस पर एप्लीकेबल होता है। जो भी हम उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटेशन करते हो उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है। असेसमेंट ईयर समझ में आया आपको? प्रीवियस ईयर समझ में आया? यानी कि अगर आपको टैक्स लगाना है तो कब लगा सकते हो? जो भी आपने ट्रांजैक्शन 2019-20 में की है, तो उसका टैक्स का पेमेंट आपको 2021 में करना होता है। ये आपने ध्यान में रखना है। चलो, सम केस कैपिटल गेन ट्रांसफर प्रीवियस ईयर, और कुछ केस में कैपिटल गेन ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में ही ट्रांसफर उसको कंसिडर किया जाता है। कौन सी केस है वो भी देखने वाले हैं। उसके बाद कंसिडरेशन इज रिसीव्ड रादर देन इन द प्रीवियस ईयर और ट्रांसफर टुक प्लेस। देयर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट डिस्कस लेटर। यानी कि जो भी आपकी कैपिटल है, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करता है तो वो डिस्कस बाद में की जाएंगी। चलो गाइज, कैपिटल असेट का मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैपिटल असेट का मीनिंग अगर मैं यहाँ पर ग्रीन लाइन हाईलाइटेड
मैं जो रेड कलर यूज़ करने वाला हूँ, ये पिंक कलर यूज़ करने वाला हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए ही यूज़ करने वाला हूँ, तो ये आपने ध्यान में रखना है। देखो, कैपिटल असेट मीन्स कौन सी असेट? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी, यानी कि आपका असेसी किसी भी तरह से प्रॉपर्टी हेल्ड करता है, वेदर और नॉट कनेक्शन विद बिजनेस और प्रोसेस। सर इसका बिजनेस और प्रोफेशन, सर मेरी बात सुनो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, ओके। अगर मैं बिजनेस के लिए कोई असेट परचेस करता हूँ, तो वो असेट को क्या कहा जाता है? कैपिटल असेट, राइट ना? कैपिटल असेट। अब बात दूसरी है, अगर मैं बिजनेस नहीं करता हूं, मैं इंडिविजुअल और मैं बिजनेस नहीं करता हूं, तो मैं कोई असेट को क्या करता हूं? परचेस करता हूं, तो वो मेरी कैपिटल असेट है। इसका मतलब अगर मैं दोनों ही केस में असेट को ट्रांसफर करता हूं, भले ही मैं बिजनेस करूं या ना करूं, जब मैं असेट को ट्रांसफर करता हूं तब मुझे क्या लगने वाला है? यहाँ पर मुझे क्या होने वाला है? कैपिटल गेन होने वाला है, और उस सिचुएशन में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। पॉइंट देखो कितना क्लियर है। अगर आप बिजनेसमैन है तो भी चलेगा, अगर बिजनेसमैन नहीं है तो भी चलेगा। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है कि आपसे टैक्स वसूल करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन जो दी है सेक्शन 214 में दी है, और देखेंगे इसमें, एनी सिक्योरिटी हेल्ड by foreign institutional investor which has invested in security in accordance with regulation made under Security Exchange Board 1992। यानी कि कोई भी, अगर आप सिक्योरिटीज, आप फॉरेनर हो और आप कोई भी सिक्योरिटीज इंडिया के शेयर मार्केट में परचेस करते हो, तो उसको क्या बोला जाता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई भी सिक्योरिटी परचेस करता है, इन्वेस्टेड करता है इन कहाँ पे? सच सिक्योरिटीज इन कनेक्शन विथ रेगुलेशन मेड अंडर सेबी, तो उसको भी कैपिटल असेट कहा जाता है। सर पहला पॉइंट समझाया आपने, दूसरा भी पॉइंट समझाया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर दो इसका, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो। कैपिटल असेट का मतलब वो होता है कि अगर आप एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड करता है कोई भी असेसी, उसका बिजनेस से कनेक्शन हो या ना हो तो भी चलेगा, उसको हम कैपिटल असेट ही बोल देंगे। एंड सेकंड वन, अगर आप सिक्योरिटीज होल्ड करते हो, फॉरेन पर्सनल हो और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, और आप इन्वेस्ट करते हो सिक्योरिटीज में एज पर रेगुलेशन मेड बाय सेबी, तो उस सिचुएशन में आपकी वो असेट कैपिटल असेट कंसीडर की जाएंगी। ये आपने ध्यान में रखना है। देन कैपिटल असेट में बी मूवेबल। सर सुनो मेरी बात, ये कैपिटल असेट कैसी होती है? ये कैपिटल असेट जो होती है ना बेटा आपकी, एक तो मूवेबल होती है एंड दूसरा इमूवेबल कैपिटल असेट होती है। सर ये क्या टेंजिबल कैपिटल असेट होती है? यस बिल्कुल। ये क्या कॉर्पल कैपिटल असेट होती है, जिसको फर्नीचर ज्वेलरी बोलते हैं? यस, ये उस तरह की असेट होती है। बट फर्नीचर पर्सनल नेचर का है तो वो कैपिटल असेट में कंसिडर नहीं किया जाता है। फर्नीचर अगर आप बिजनेस के लिए हेल्ड करते हो तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। सर सुनो मेरी बात, वो इंटेंजिबल असेट होती है क्या? एज लाइक गुडविल, टेनेंसी राइट, कॉपीराइट, वो भी यहाँ पर कैपिटल असेट कंसिडर की जाती है। गाइस मैंने जो हाईलाइट किया ना वो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखो। देन कैपिटल असेट में भी मूवेबल इमूवेबल, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं। टेंजिबल भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। उसके साथ साथ जो टेंजिबल मतलब जो दिखती है, आपने मशीनरी परचेस की, वो टेंजिबल असेट है। कॉर्पोरेट मतलब फर्नीचर ज्वेलरी, और इनटेंजिबल मतलब आप गुडविल वगैरह आप दिखा दोगे, ये मेरी गुडविल है, निकाला शर्ट और ऐसे ये मेरी गुडविल है, ऐसे कोई दिखाता है क्या? पागल बोलेंगे लोग आपको। तो ये सिचुएशन में यहाँ पर जो भी असेट है, ये असेट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है मोस्ट ऑफ द केस में। आप टाइप्स ऑफ असेट की बात करें कैपिटल असेट की, तो ऑल ऑफ दी अबो ऑप्शन आपने करके आना है ताकि आपकी मार्क वहाँ पर कोई भी डिडक्ट ना हो। देन प्रॉपर्टी इंक्लूड एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल
एनी अदर राइट्स व्हाट्सएवर्स। यानी कि आप क्या बात कर रहे हो सर, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट और इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल एनी अदर राइट्स व्हाट्सएवर। ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा, आई विल डिस्कस दिस पॉइंट लेटर। आप टेंशन मत लेना, इसका एक सेक्शन है वो प्रॉपर वे में आपसे डिस्कस करूँगा। बट डज नॉट इंक्लूड्स फॉलोइंग, कुछ असेट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। सर सुनो, ये इंक्लूड क्यों नहीं किया है स्टॉक, इसका कोई रीज़न है? बताओ थोड़ा सा हमें, स्टॉक को क्यों इंक्लूड नहीं किया आपने? देखो स्टॉक क्या होता है, पेन लेने दो मुझे दूसरा। स्टॉक क्या होता है, बिजनेस आप करते हो और बिजनेस का स्टॉक इन्वेंटरी होता है, एम आई राइट? और आप ये इन्वेंटरी क्या करते हो, सेल करते हो। इन्वेंटरी क्या करते हो, परचेस करते हो। एंड उसके साथ साथ आप क्या करते हो, उससे प्रॉफिट कमाते हो और उस पर आप पीजीबीपी में टैक्स पे करते हो। तो ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल करना गलत बात है या सही बात है? गलत बात है ना। तो इसका मतलब आप जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, कोई बिजनेसमैन है स्टॉक इन, अरे वो पागल हो जाएगा, इधर कैपिटल गेन दे दो, उधर बिजनेस का प्रॉफिट पर टैक्स दे दो। वो बोलेगा मैं बिजनेस ही नहीं करता, तुम टैक्स ही कलेक्ट करो मेरे से, मैं बच्चे बिच्चे कोई नहीं मेरे को, तुम टैक्स ही लेते रहो, बस ले लो, दुकान ही ले लो, सब ऐसे नहीं चलेगा। तो इसलिए वहाँ पर इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया है। उसके साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं हाईलाइट करवा के देता हूँ। हाउएवर सिक्योरिटीज हेल्ड by foreign institutional investor which has invested in securities according with regulation made securities and exchange board not treated as stock in trade। अगर कोई सिक्योरिटीज देखो डिपॉजिटरी होती है और वो डिपॉजिटरी कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सिक्योरिटीज हेल्ड करती है इन सिक्योरिटीज फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में, तो उस सिचुएशन में उसको स्टॉक इन ट्रेड नहीं। अरे तू तो ब्रोकर है ना यार, नहीं चलेगा नहीं भैया। उन्होंने इसलिए ये क्लेरिफिकेशन दे दिया कि भाई ऐसे कोई ट्रांजैक्शन है, आप शेयर वगैरह हेल्ड करते हो किसी दूसरे पर्सन के, तो वो स्टॉक नहीं है, वो कैपिटल असेट है। उसको हमने ऊपर देखा था कि उसको हमने क्या किया था, कैपिटल असेट बोला था। इसका मतलब वो कैपिटल असेट है, आपने कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। देन ट्रीटमेंट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ स्टॉक। देखो प्रॉफिट और सेल्स ऑफ स्टॉक मैंने बोला था बिजनेस इनकम है। पर्सनल इफेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना। क्या होता है पर्सनल इफेक्ट्स? ज्वेलरी वगैरह पता है? हाँ पता है सबको, सब। देखो अब क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय पर्सनल यूज for the assessee or any dependent members of his family but exclude following। क्या बात करते हो सर? आपके कोई फैमिली मेंबर में कोई पर्सनल इफेक्ट्स, कपड़े हैं आपकी ज्वेलरीज है, आपके शूज वगैरह है, आपके सब, यानी कि जो भी फर्नीचर वगैरह है ये पर्सनल नेचर का है, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं है भैया। उसको पर्सनली क्या कहा जाता है, पर्सनली यूज करते हो आप, असेसी फॉर डिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली बट नॉट एक्सक्लूड्स, उसमें एक्सक्लूड नहीं किया जाता है। कौन सा? ज्वेलरी। सर सुनो, ज्वेलरी क्यों एक्सक्लूड नहीं किया? भाई गोल्ड का रेट कितना है आज? 60,000 के करीब जा रहा है, राइट और रॉन्ग? 60,000 के करीब जा रहा है, तो इसको एक्सक्लूड, उसको अगर इंक्लूड करते तो लोग भर भर के सोना खरीदी करते, पोता भर के सोना खरीदी करते, तो गवर्नमेंट को क्या मिलता है यहाँ पर? कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर जो भी ज्वेलरीज के ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पर कैपिटल गेन लगता है। देन पेंटिंग, अगर आप अच्छे पेंटर हो और आप अच्छी पेंटिंग करते हो तो उस सिचुएशन में आप पेंटिंग को सेल करते हो तो भी यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल गेन लगता है। ये ध्यान में रखना। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब जो भी आप किसी भूवर्ग का या किसी एरिया पर रिसर्च करते हो, वहाँ पर जो भी आपको धातु वगैरह मिलते हैं, जो भी वहाँ पर हिस्टोरिकल थिंग्स मिलते हैं, तो उसको आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन बोलते हैं। तो वो भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पर कैपिटल
असेट कंसीडर की जाती है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन ड्राइंग, बहुत से पीपल को ड्राइंग करने का शौक है, तो वो भी क्या, ड्राइंग भी यहाँ पर आपकी कैपिटल असेट कंसीडर की जाती है। एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ आर्ट्स मतलब आप कोई म्यूजिक पब्लिशर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, आप किसी को म्यूजिक वगैरह जो भी ये प्रोड्यूस करवा के दे रहे हो, वो म्यूजिक इंडिया में अच्छी चल रही है, तो वो क्या होता है, आपका कैपिटल असेट बनता है। देखो कितनी अच्छी सोच है इन लोगों की, कितने माइक्रो पॉइंट को कवर किया है। एंड स्कल्पचर, ये भी यहाँ पर आपका एक्सक्लूड किया जाता है। आई होप ये पर्सनल इफेक्ट कंसीडर समझ में है आपको। टैक्स पॉइंट इसका देख लेते हैं। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एब्सोल्यूट एसेट held by personal use are not personal effects and hence capital asset. Therefore, example, a house property even used for personal purpose cannot be treated as personal effects and shall within the definition of capital asset. ये जो भी आप यूज करते हो, क्या क्या बताओ एक बार, क्लियर नहीं हुआ हमारा। इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड एब्सोल्यूट एसेट हेल्ड बाय पर्सनल यूज, नॉट पर्सनल इफेक्ट्स। अगर आप कोई भी असेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड करते हो, उसको पर्सनल यूज के लिए भी पर्सनल यूज के लिए आप क्या करते हो, हेल्ड करते हो, और उसको पर्सनल इफेक्ट्स कहा नहीं जाता है। क्या मीनिंग है बता दो इसका। एग्जाम्पल आपने घर परचेस किया और ये घर के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, ये पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, आप खुद रहते हो इसको उसमें, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होता है, ये आपका पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है भैया, ये आपका पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है, ये आपकी कैपिटल असेट है। बात समझ में क्या बोला मैंने। अगर आप कोई घर परचेस करते हो जो पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते हो, तो उस सिचुएशन में उसको पर्सनल इफेक्ट्स नहीं कहा जाता है, वो आपकी इमूवेबल असेट होती है। कौन सी? इमूवेबल असेट होती है, ये आपने ध्यान में रखना है। पॉइंट समझ में है मैंने क्या बोला अभी। चलो नेक्स्ट, सिक्योरिटी आर नॉट पर्सनल इफेक्ट्स। सिक्योरिटी जो भी आप फेल करते हो शेयर मार्केट में, वो भी आपकी पर्सनल इफेक्ट्स नहीं होती है। पर्सनल इफेक्ट्स इंक्लूड्स वायरिंग, अपीरियल, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर यूज बाय एसएससी फॉर पर्सनल पर्पज। जो भी है वो पर्सनल पर्पज के लिए यूज करते हैं, तो वो आपके पर्सनल इफेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। इंक्लूडिंग एसेट डज नॉट हैव अ पर्सनल इफेक्ट्स। इंटेंजिबल एसेट अगेन पर्सनल इफेक्ट्स नहीं कंसिडर। गुडविल मेरी पर्सनल इफेक्ट, मेरी खुद की गुडविल है, वो पर्सनल इफेक्ट्स है, ऐसा बोल सकते हो कि आपको नहीं, आप किसी को भी बोल नहीं सकते। तो ये क्या है, ये पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है। देन ज्वेलरी इंक्लूड्स, क्या क्या होता है एक बार आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपने पढ़ लेना है। ट्रांसफर पर्सनल इफेक्ट शॉल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, एक्सेप्शन को छोड़कर। सच इनकम इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट एंड हिंट शॉल नॉट बी टैक्स अंडर एनी हेड्स। जो भी आप पर्सनल इफेक्ट्स को सेल करते हो, कैपिटल नेचर की इनकम कंसीडर की जाती है, बट शॉल नॉट टैक्सेबल। मैंने ना मेरी कार बेची जो मैं पर्सनल यूज़ के लिए ये करता था, डेली बेसिस पर पर्सनल यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल करता था। सो वो जो कार है जिसका अमाउंट मुझे मिला, उस पर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं। इसलिए तो इंडिया में इतने ज़्यादा कार के डीलिंग होती है, और कार ज़्यादा परचेस करने वाले, सेल करने वाले लोग इंडिया में आपको दिख सकते हैं। देन इम्पोर्टेंट पॉइंट अगेन, एक्सेप्शन में एग्रीकल्चर, लैंड एंड रूरल एरिया, ये कैसे डिफाइन करना है। अगर आप लैंड पर कैपिटल गेन लगाना चाहते हो, तो लैंड को कौन सी एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे, या कौन सी रूरल लैंड कहेंगे, या कौन सी अर्बन लैंड कहेंगे, ये भी थोड़ा हमें डिसाइड कर लो और डिफाइन करके दे दो। देखो, पॉपुलेशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड,
वहाँ पर आपको पॉपुलेशन और कंटेनमेंट के बोर्ड के हिसाब से देखा जाता है। वहाँ का पॉपुलेशन मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीड 1 लाख है, तो उस सिचुएशन में आपका 2 किलोमीटर्स का एरिया जो होता है वो एरिया कौन सा होता है, कैपिटल असेट का। कौन सा, कैपिटल असेट, यानी कि कैपिटल असेट वहाँ के 2 किलोमीटर्स के एरिया में जो भी असेट है उसको कैपिटल असेट कंसीडर किया जाए। सर उसके बाद क्या होता है, 2 किलोमीटर के बाद एग्रीकल्चर लैंड होती ना बेटा, तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो यहाँ पर आप सेल परचेस करते हो तो भी टैक्सेबल नहीं होती है, ये पॉइंट क्लियर है। देन मोर देन 1 लाख बट शॉल नॉट एक्सीड 10 लाख, जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है, वहाँ पर आपका एरिया जो रहेगा वो 6 किलोमीटर तक कंसीडर किया जाएगा। यानी कि 6 किलोमीटर तक, मैं यहाँ पर थोड़ा सर्कल बनाता हूँ, तो जो एरिया है वहाँ पर 6 किलोमीटर तक आपका कंसीडर किया जाएगा कैपिटल। किसके लिए, ये 2 किलोमीटर, जो भी 2 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन आपका कितना है 1000 to 10,000, वो जो एरिया में कवर होने वाली एसेट है उसको कैपिटल एसेट कहा जाता है। उसके बाद 6 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसके लिए पॉपुलेशन कितना दिया है 1 लाख to 10 लाख, एंड देन 8 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसके लिए पॉपुलेशन दिया गया है यहाँ पर 1 लाख to 10 लाख। यहाँ पर आपका अबाउट 10 लाख, एंड यहाँ पर आपका 2 किलोमीटर के लिए 10,000 to 1 लाख। गाइस समझ में है, इस एरिया में आपकी लैंड आती है ना तो उसको कैपिटल एसेट कहा जाता है। उसके बाद अगर आपका पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक है वो भी आपकी कैपिटल एसेट कंसीडर की जाएंगी। उसके बाद आपका जो भी है एरिया 8 किलोमीटर तक है और पॉपुलेशन अगर आपका 10 लाख है, अबाउट 10 लाख है, तो 8 किलोमीटर एरिया को कैपिटल एसेट कहा जाता है। समझ में आया कौन सी लैंड। देन इंपॉर्टेंट गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी आप गोल्ड बॉन्ड हेल्ड करते हो, जेम्स बॉन्ड नहीं, गोल्ड बॉन्ड 6.5 गोल्ड बॉन्ड 1977, देन 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, देन नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। ये जो भी गोल्ड बॉन्ड आप हेल्ड करते हो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कैपिटल एसेट नहीं है। उसके बाद स्पेशल बेयरर बॉन्ड्स, जो भी आप स्पेशल बेयरर बॉन्ड इशू ये करते हो, परचेस करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी आपके क्या है, कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पढ़ो एक बार। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो भी होते हैं, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 में जो भी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आई, वो अगर परचेस करते हो आप और 2015 में कोई वहाँ पर परचेस करते हो तो वो आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कंसीडर नहीं किया जाता है कैपिटल एसेट। गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट 3 है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि अगर आप किसी भी कैपिटल गेन कब लगता है, डिस्कस कर रिवाइज करता हूँ 1 मिनट में। कैपिटल गेन कोई भी आप ट्रांसफर करते हो, किसका, कैपिटल एसेट का, कब, प्रीवियस ईयर में अगर ट्रांसफर करते हो तो उस सिचुएशन में उस एसेट को कैपिटल गेन लगता है उस एसेट पर। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, कुछ एक्सेप्शन देखे, पर्सनल इफेक्ट्स, एग्रीकल्चर लैंड। पर्सनल इफेक्ट्स में हमने क्या देखा था कि ये एसेट को यहाँ पर क्या किया था हमने, ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, ड्राइंग, एनी आर्ट ऑफ वर्क, इसको क्या किया था हमने, एक्सक्लूड कर दिया। ये अगर सेल परचेस करते हो तो क्या होता है, कैपिटल गेन लगने वाला हो, लगता ही है। देन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस इनकम होती है तो उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। उसके बाद हम अगर बात करें गोल्ड बॉन्ड, देन बेरर बॉन्ड, देन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, ये जो भी हम परचेस करते हैं इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम सेल भी करेंगे इसका तो इस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अब कैपिटल असेट क्या बात करते हो सर, कैपिटल असेट अभी तक हमने नहीं देखी, हम दिखेंगे अब कैपिटल असेट। देखो कैपिटल असेट होती है एक शॉर्ट टर्म, दूसरी होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या बात करते हो सर, लॉन्ग टर्म। जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होती है, यहां पर अगर कोई भी असेट आप फेल करते हो, चलो क्लियर ही करते हैं। शॉर्ट टर्म असेट जो भी होती है, अगर उसको हेल्ड करते हो अप टू 12 मंथ्स, तो वो बन जाती है आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो वो कौन से हैं, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स। सर कौन से हैं ये इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, ये अगर आप लिस्टेड हेल्ड करते हो तो उस सिचुएशन में आपके ये लिस्टेड शेयर्स के लिए पीरियड दिया है अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म, कितना शॉर्ट टर्म, और अबाउट 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म। बात समझ में। देन सिक्योरिटी डिवेंचर्स लिस्टेड इन इंडिया, अगर सिक्योरिटीज डिवेंचर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो भी 12 मंथ्स है। यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर आप कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड लेते हो तो भी वो क्या कंसीडर किया जाता है आपका, अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड्स अगेन शॉर्ट टर्म ही है। यूनिट ऑफ यूटीआई, अगर कोई यूनिट ऑफ यूटीआई है तो भी वो शॉर्ट टर्म अप टू 12 मंथ्स कंसीडर किया जाता है। सर सुनो, अब थोड़ा सा ना इन डिटेल में बता दो कि ये अगर कोई भी आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है शेयर मार्केट पर, तो अगर आप उसको हेल्ड करते हो अप टू 12 मंथ्स, तो उस सिचुएशन में आपकी वो बन जाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। अगर उसको मोर देन 12 मंथ्स हेल्ड करते हो तो वो बन जाती है आपकी लॉन्ग टर्म। उसमें बस आपने दो वर्ड को याद रखना है। कौन से दो वर्ड को याद रखना है, यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड को याद रखना है, जीरो कूपन बॉन्ड, और उसके साथ साथ आपने याद रखना है किसको, यूटीआई को, यूनिट ऑफ यूटीआई जो भी इशू करता है उसको याद रखना है। याद रखोगे, एमसीक्यू में 100% क्वेश्चन है इस चार्ट्स पर। तो ये आपने चार्ट्स लास्ट रिवीजन में यहाँ पर अलग से लिख कर लेना है ताकि आपको जल्दी से जल्दी फटाफट इसका रिवीजन है। बहुत से स्टूडेंट को शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म असेट में ही क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। देन अगेन इंपॉर्टेंट 24 मंथ्स। सर ये 24 मंथ कब है, अरे भैया तेरी असेट अगर लिस्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स तूने परचेस किए हैं, तो उस सिचुएशन में 24 मंथ्स, जहां पर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर है उसको क्या कंसीडर किया जाता है, आप हेल्ड करते हो अप टू 24 मंथ्स, तो वो बन जाता है आपका क्या, शॉर्ट टर्म, और मोर देन 12 मंथ्स तो बन जाता है लॉन्ग। सर सुनो ना, आपने ये शेयर्स के बारे में डिस्कस किया, डिबेंचर के बारे में डिस्कस किया, बॉन्ड के बारे में किया, यूटीआई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में अगर आप फेल करते हो अप टू 12 मंथ्स तो वो बन जाती है आपकी। यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है गाइस, कहाँ पर, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी अनलिस्टेड लिस्टेड, अनलिस्टेड है तो 12 मंथ्स अप टू और अबोव 12 मंथ्स, ओके। लिस्ट अनलिस्टेड है तो उस सिचुएशन में 24 मंथ्स अप टू और अबोव 24 मंथ्स। ये ध्यान याद करना जरूरी है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% आता है। अब देखो थर्ड कैटेगरीज कैपिटल असेट होती है जो हेल्ड करते हैं अप टू 36 मंथ, तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो वो शॉल नॉट मोर देन 36 मंथ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, यहाँ पर कैपिटल असेट विच इज नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। इसमें कोई डाउट है आपको? चार्ट्स बनाइए फटाफट, चलो बनाते हैं चार्ट्स। शॉर्ट टर्म,
12 मंथ्स, उसके बाद 24 मंथ्स, उसके बाद 36 मंथ। ये 12 मंथ्स के लिए आपने याद रखना है लिस्टेड, उसके बाद 0, उसके बाद आता है आपका UTI। ये 3 एसेट को याद रखना है। लिस्टेड यहाँ पर अनलिस्टेड याद रखना है, अनलिस्टेड। सेकंड वन याद रखना है आपने यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। एंड थर्ड वन ध्यान में रखना है कोई भी एसेट हो अदर देन दिस, अदर देन दिस, अप टू है अप टू 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ। तो ये शॉर्ट टर्म, अगर इसका पीरियड एक्सीड होता है 12 मंथ्स, 24 मंथ्स या 36 मंथ, तो वह बन जाती है आपकी लॉन्ग टर्म, वो बन जाती है आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल। ओके, लिख लिया आपने सबने फटाफट। शॉर्ट टर्म मैं इसको कलर करता हूँ, हाईलाइटेड करता हूँ फटाफट। मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। नहीं हो रहा है इसका कलरिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग मैंने बता दिया आपको। चलो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ज्वेलरी है, पहले डिस्कस करते हैं लिस्टेड शेयर्स का। लिस्टेड शेयर्स है, मुझे बोलो लिस्टेड शेयर का होल्डिंग पीरियड कितना है? 12 मंथ्स अप टू है, तो शॉर्ट टर्म होंगी या लॉन्ग टर्म होंगी? शॉर्ट टर्म, बिल्कुल। हाँ, एक्सीड 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म होंगी या लॉन्ग टर्म? बिल्कुल लॉन्ग टर्म। चलो, लिस्टेड शेयर्स आपने हेल्ड किए थे 7/7/2017 को और उसको सेल कर रहे 2/15/2019, मोर देन 12 मंथ, क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड, आपने शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड ये किए थे, शेयर हेल्ड किए थे 7/7/2017 को, और उस सिचुएशन में 5/9/2019 तक आपने हेल्ड किए थे। तो ये मोर देन 24 मंथ्स हो रहा है क्या पीरियड? कैलकुलेट करो। यस हो रहा है। यहाँ पर कितना है? 7/7 मतलब 26 मंथ हो रहा है अराउंड। तो ये बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म। रेसिडेंशियल हाउस, मुझे बोलो रेसिडेंशियल हाउस 24 मंथ्स का क्राइटेरिया है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म एक्सीड। तो यहाँ पर 7/7/2000, ओ माय गॉड, 78 एक्सीड मोर देन 24 मंथ्स हो रहा है, लॉन्ग टर्म। देन यूटीआई, यूटीआई कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? 12 मंथ्स के। चलो देखते हैं। 15/5/2019 टू 1/1/20, ये हो रहा है क्या? एक्सीड 12 मंथ हो रहा है क्या, या लेस देन 12 मंथ? बोलो फटाफट, कैलकुलेट करो। 7 मंथ ही हो रहा है, लेस देन 12 मंथ्स, इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देन जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड 6/6/2019 कौन सी कैटेगरी में आता है? 12 मंथ्स की कैटेगरी में आता है। कौन सी? 12 मंथ्स। तो इसमें मोर देन 12 मंथ्स है, इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देन ड्राविंग, जो ड्राविंग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, तो उस सिचुएशन में ये जो पीरियड कंसीडर किया जाता है ना, वो 36 मंथ का किया जाता है। जो असेट है, अब बता देना थोड़ा सा, आते आते उस पर, उस पॉइंट पर ही जा रहे हैं। ये जो असेट है भैया, ये असेट आप सेल परचेस करते हो, तो इसका होल्डिंग पीरियड कितना है बता सकते हो? 36 मंथ है। कितना? 36 मंथ है। अगर लेस देन 36 मंथ है तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बराबर है। अगर मोर देन 36 मंथ हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, गेन। ओके, चलो कल के सेशन में सॉन्ग सुनाऊंगा मैं आपको बहुत अच्छा। ओके,
बहुत अच्छा सॉन्ग। लेक्चर 2 में होल्डिंग पीरियड हो गया, डेट ऑफ ट्रांसफर देख लेते। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट, द डेट ऑन विच द एसेट इज ट्रांसफर इज टू बी एक्सक्लूडेड। जो भी आप डेट ऑफ होल्डिंग है उसको भी और डेट ऑफ ट्रांसफर को भी आपने एक्सक्लूड करना है। माइन्यूट पॉइंट था। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स एक बार पढ़ लेना, नहीं समझेगा तो मैं डिस्कस करूंगा। देन ट्रांसफर, अब देखते हैं, मजा आएगा आपको ट्रांसफर की। कैपिटल गेन लगाते हो तो लगाओ, मगर कब लगाते हो कैपिटल गेन? अगर कोई ट्रांसफर करता है तो लगाते हैं। कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? सेल करोगे, एक्सचेंज करोगे, रिलिंगेशमेंट करोगे ऑफ द एसेट, उसके बाद एक्सटिंग्विशमेंट करोगे ऑफ एनी राइट, किसी को राइट ट्रांसफर करोगे, उसका मतलब कॉपीराइट। ओके, तो उस सिचुएशन में कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट अंडर एनी लॉ, आप किसी भी अंडर लॉ के अंडर एसेट को कंपल्सरी एक्विजिशन करोगे। कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय ओनर, स्टॉक इन ट्रेड बाय ओनर, कोई भी एसेट है स्टॉक इन ट्रेड बाय ओनर, अगर आपका स्टॉक है, आप बिल्डर हो, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आप बिल्डर हो और आपने बिल्डिंग, ये जो फ्लैट है ये ऐसे फ्लैट कंस्ट्रक्शन कर दिए, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर दिए। आप सेक्शन 24 क्या बोलते हैं पता है आपको? अगर आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हेल्ड करते हो तो उसको डीम टू बी लेट आउट कंसिडर किया जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। तो ये बिल्डर तो पागल हो जाएगा, इतने सारे हाउस का म्युनिसिपल टैक्स के बेसिस पर एनुअल इनकम दिखाओ, जीवीवी कैलकुलेट करो, नेट टैक्स, तो इतने सारे टैक्स, यानी कि वो हाउस रेंट पे करते करते मर जाएगा। तो इसलिए ये क्या कर सकता है, ये अपनी जो भी स्टॉक है इसका ये कन्वर्ट करता है कैपिटल एसेट में। क्या करता है, क्यों कन्वर्ट करता है कैपिटल एसेट में? बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन। तो ये कन्वर्ट हो गया एक बार, तो उसको जब वो सेल करेगा किसी थर्ड पर्सन को, तब उस पर कैपिटल गेन लगता है। बात समझ में? उसका मैं अलग से प्रॉब्लम करवा के दे दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट। देन any transaction of immobile property under section 53 of ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अगर कोई भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन करते हो तो वो भी यहाँ पर कवर की जाएंगी। एनी ट्रांजेक्शन विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर और इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल रहा है, पोजीशन के साथ साथ आपको राइट ऑफ एंजॉयमेंट मिल रहा है, तो भी वो प्रॉपर्टी आपकी कैपिटल एसेट कंसिडर। मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जब भी जीरो कूपन बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं उसका रिडम्पशन किया जाता है तो उसको ट्रांसफर कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? ट्रांसफर कंसिडर किया जाता है। अब वो डेफिनेशन इन इंडिकेट एंड नॉट एक्सटेंसिव, इंडिकेटिव ये एक्सक्लूसिव है और नॉट एक्सटेंसिव, इसका मतलब होना चाहिए, तो ये गलत वर्ड है। डेफिनेशन एप्लीकेबल ओनली इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट एंड नॉट अदरवाइज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स किया है? डिस्पोजिंग ऑफ और parting with asset or any interest thereon, then creating any interest in any asset in any manner whatsoever. Okay, directly, indirectly, absolutely, conditionally, voluntarily and involuntarily by way of agreement enter into Indian or outside India or otherwise not anything, that such transfer of right has been characterized as being effected on dependent upon following form: the transfer of shares or shares of a company registered by incorporation outside में। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ये फाइनल लेवल का पॉइंट है। एक्सचेंज पढ़ लो एक बार, रिलिंगेशमेंट ऑफ असेट ये भी आप पढ़ लो। एक्सटिंग्विशमेंट ये क्या होता है, टोटल डिस्कशन बोल्ट ऑफ एक्सचेंज ये भी आप पढ़ लो एक बार। सो गाइज यहाँ पर होता है हमारा जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है ये कंप्लीट होता है। कल हम ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डिंग टू ट्रांसफ़र देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ ट्रांजैक्शन है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे। सो गाइज आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।